अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, सवाल है पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम का। और आजकल ख़ास तौर पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू आप सबके सामने है, और वो है स्कूल फ़ी इशू का, कि स्कूल जो है वो अपनी फ़ीस जो है वो 5% बढ़ाने का एक ऑर्डर सामने आया है। तो इसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है? ये स्कूल ऑनर्स जो हैं, क्या वो समझते हैं कि ये फैसला जो है इसको इसी तरह से मान लेना चाहिए और हर साल सिर्फ 5% ही फीस बढ़ानी चाहिए, या फिर जो है 10%, 20% या जिसका जो दिल चाहे वो जो है उस हिसाब से फीस रख ले और बढ़ा ले? इस सिलसिले में हमने देखा कि पेरेंट्स जो हैं वो उनकी उसकी बड़ी तादाद एक अग्रेसिव वे में सामने आई, और पेरेंट्स ने कहा कि जनाब इतनी ज़्यादा फीसिस नहीं होनी चाहिए। ये इशू जो है बहुत दिलचस्प भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि इसमें हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। इसीलिए आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, लिटरेसी, कल्चर एंड टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, सैयद सरदार अली शाह साहब। आपको वेलकम कहते हैं। थैंक यू जनाब। हमारे साथ कुछ और गेस्ट भी मौजूद हैं। एजुकेशन के हवाले से काफ़ी काम किया, और जो हुकूमत की मुख्तलिफ कमिटीज़ बनती रहीं उसमें इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा। और इसके अलावा आप CPLC के फाउंडर भी हैं, एक ज़बरदस्त इस शहर के सोशल वर्कर हैं, IM कराची सोसाइटी के फाउंडिंग प्रेसिडेंट भी हैं जनाब जमील यूसुफ साहब। आपको वेलकम कहते हैं। और प्राइवेट स्कूल्स की नुमाइंदगी करेंगे डॉक्टर अकबर यजदानी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं। एजुकेशन फॉर ऑल का आप नारा लगाते हैं। और जमील यूसुफ साहब भी इसी तरह जो है वो ट्रस्ट स्कूल जो है उसमें इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है सूबा सिंध में। पेरेंट्स की नुमाइंदगी करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हमूद रब जाफरी साहब, आप जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल सिंध प्राइवेट एसोसिएशन एस्पा के। आपको वेलकम कहते हैं जी। और इसी तरह से पेरेंट्स के लिए बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने आवाज़ उठाई और बहुत ज़बरदस्त अंदाज में अग्रेसिव वे में बात करते हैं, और हमें आजकल ये इशू को उठाते हुए नज़र आ रहे हैं जनाब फैसल सिद्दीकी साहब। आपको वेलकम कहते हैं। सबसे पहले तो सरदार साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये फरमाएं, ये जो मिनिस्ट्री है एजुकेशन की, ये आपको आपकी ख्वाहिश के मुताबिक मिली है, या क्योंकि हो ये रहा था गवर्नमेंट जब बन रही थी, चाहे फेडरल हो चाहे प्रोविंशियल हो, तो उसमें शुरू में कम मिनिस्टर्स को लिया जा रहा था, तो ऐसा भी था कि एक मिनिस्टर को ज्यादा मिनिस्ट्रीज दी जा रही थी कि बाद में नए मिनिस्टर आएंगे तो जनाब कुछ वहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो ये आपकी ख्वाहिश के मुताबिक है, या ये जो है सरकार की ख्वाहिश के मुताबिक आपने मिनिस्ट्री ली है? वैसे मैं सच्ची बात आपको बताऊं कि मैं कभी भी एम्बिशियस नहीं रहा कि मैं मिनिस्टर बनूं, या वो जैसे लॉबिंग होती है पार्टी लीडरशिप के साथ, उनको किसी को कहना कि भाई मुझे मिनिस्ट्री दिलाओ, मेरा ये नहीं रहा। 2013 में मैं पहली मरतबा जीत के आया, उससे पहले लिखने पढ़ने से ताल्लुक था, और उसके बाद 13 के बाद ये जो मुराद शाह साहब वाली जो चेंज आई बाद में, सेकंड स्लॉट आई, तो उसमें वो उसको देखते हुए कि ये शायर भी है, राइटर भी है, तो उनको कल्चर की मिनिस्ट्री दें। तो मुझे कल्चर मिली। वो 22 महीने तक मैंने काम किया, जितना भी मैं कर सका वो मैंने काम किया, वो सबके सामने है। उनको देखते हुए, इन सब चीज़ों को देखते हुए तब ये चेंज आई। तो मैं तो घर पे ही था, मुझे कॉल आई बिलावल साहब की कि कल आप आ जाए। मैं वहाँ पे गया, उन्होंने कहा कि भाई आपको ये बड़ा टास्क देना है और एजुकेशन का, और कल्चर भी आपके साथ होगा, ये काम करना है आपको। एजुकेशन के साथ वैसे भी कल्चर होना चाहिए। उनकी आपस में। जब उन्होंने आपको कहा कि आप, तो आपने, आपके क्या उस वक्त जज्बात थे, आपने क्या कहा? बहुत बड़ा चैलेंज था यकीनन इस बात को कबूल करना। मैं समझता हूँ कि जो एजुकेशन का जो हाल था वो मेरे सामने था, खास तौर पे जो पब्लिक सेक्टर है हमारे एजुकेशन का, उसका बहुत बुरा खस्ता हाल था। इंटीरियर में मैं खुद वहाँ पे था, मैं 13 में आया, मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंपेन चलाई थी कि स्कूल ओपन करवाऊं, और क्योंकि गरीब का बच्चा वहीं पे पढ़ सकता है और कहीं ऑप्शन नहीं है। मैं खुद भी दरख्त के नीचे, नीम के दरख्त के नीचे 5 साल तक अपने गाँव में पढ़ा हूँ, एक गांव के उस्ताद से। तो मुझे इस बात का एहसास था कि वो किस तरह किया जाए। तो बात यकीनन ये चैलेंज था, पार्टी क़यादत का हुक्म था, पार्टी डिसिप्लिन का मैं बंदा हूँ, उस पर रहना था। तो मैंने सोच के मैंने कहा ये है बहुत बड़ा, आप मुझे कह रहे हैं कि आपको एक इमारत दे रहे हैं और पहले इसको गिराना है, फिर मलबा हटाना है, फिर नई इमारत खड़ी करनी है, ये बहुत बड़ा काम। ठीक है, आप क्या समझते हैं कि अगर आप 5 साल तक और इंशाल्लाह जमहूरियत का तसलसल चलता रहे, अपनी हम हमारी यही दुआ है, यही ख्वाहिश है, और हम अपनी पूरी करें, तो आप 5 साल तक इस अगर मंसब पे रहेंगे
تو آپ کے کیا ٹارگیٹس ہیں, آپ کیا اچیو کر کے نکلیں گے؟ جو ٹارگیٹ میرا خواب ہے خواب نہیں دکھاؤں گا. جب مجھے احساس ہے میں اس پروسیس سے آیا ہوں, میں جہاں پڑھا ہوں, تو مجھے یہ احساس ہے کہ وہ غریب کا بچہ جو گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے, یقیناً اس کو یہ ایکسس نہیں ہے, وہ لو پاورٹی لائن جو زندگی گزارتا ہے, جو دیکھتی ہے گاؤں کا جو پیزنٹ ورکر ہے, اس کے بچے کو وہ ایجوکیشن میں دلواؤں جو کراچی کی اور کیمبرج اسکول یا دوسرے اسکول کے بچے کو ہے. مگر یہ ہے ان کو جو بھی کوالٹی ایجوکیشن ود آل فیسلٹیز ان کو پرووائڈ ہو جائے, تو میں میرا خواب ہے یقیناً. اب اس میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے مسئلہ ہمارے کیا ہے. 42 لاکھ انرولڈ گورنمنٹ اسکولس میں ہمارے پاس بچے ہیں, ٹھیک ہے, 4.2 ملین, 47,000 کے قریب اسکولس پلس کرنے کے بعد وہ 42,000 کا ڈیٹا مجھے مل گئی ہے کہ 42,000 اسکولس, اس میں 5,000 اسکولس ایسی ہیں جس میں 80% انرولمنٹ ہے. سارا چکر یہ ہوا ہے, 5,000 اسکولس ایسی ہیں جہاں 80% انرولمنٹ, باقی 42,000 اسکولس میں 80% کی انرولمنٹ ہے. یہ جو آپ کی ڈسٹریبیوشن فنڈز کی ہوتی ہے وہ 47,000 ہوتی ہے. اسکول میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی بجٹ ڈیمانڈ کر رہا ہے, وہاں بھی ٹیچر ہیں, سیلری کمپوننٹ ہے, اور جہاں اسکول میں 200 بچے بیٹھے ہوئے ہیں اس کو بجٹ اتنی جتنی اس کو ملتی ہے. تو یہ ملبہ ہٹانا ہوگا. سچی بات یہ ہے, میں اس فکر کو کرنا ہوگا. نان وائبل اسکول آپ کی جو پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کی جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جناب 10 سال سے اپنی صوبے میں حکومت ہے اور پچھلی حکومت کی 500 ارب روپے ملے ایجوکیشن کو, اس پچھلے 5 سال تھے 500 ارب روپے ملے, تو 1,000 ارب روپے ہو گئے. تو یہ کہاں کچھ ہوا ہے, کتنا ہوا ہے, اس میں سے بڑا بجٹ جو قرض بھی ہو گیا. تو ویسے میں اپنی معلومات نہیں جاننا چاہتا, 1 سال کا کتنا بجٹ ہے تعلیم کا صوبہ سے؟ 165 سے کچھ زیادہ ہے بلین کے, اس میں 130 ارب سیلری کمپوننٹ ہے, 21 ارب 21.5 جو 130 ارب سیلری کمپوننٹ ہے اس میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ کام کے ہیں اور کتنے سیاسی بھرتیوں پر رکھے گئے؟ سچی بات یہ ہے کہ سندھ میں ایجوکیشن کی پبلک سیکٹر ہوئی, یہ محمد خان جونر جو کہ سے شروع ہوئی. وہ کیا ہوا, میں پولیٹیکل بندہ ہوں, پولیٹیکل جواب دوں گا اس کا. یہ تو کہ سیاستدانوں نے بیڑا غرق کر دیا, بالکل ٹھیک ہے, سیاستدان کو دور جو اس کا ایم آر ڈی موومنٹ میں سندھ نے لیڈ کیا, میں سندھ نے لیڈ کیا, ایم آر ڈی موومنٹ میں سندھ نے لیڈ کیا اس وقت جنرل ضیاء کے طور پہ. جب 65 میں سسٹم آیا, کھلی چھوٹ دی گئی, لائسنس وغیرہ کے جیب میں آرڈرز پڑے ہوئے تھے ٹیچرز کے کہ صاحب محمود صاحب یہ لے آپ جا کے اپنا جوائننگ کر لیں, وہاں جو ٹی او بیٹھا ہوا ہے تلک ایجوکیشن افسر کے پاس. اس نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں, سائن تو نہیں کر سکتا. اس نے کہا ٹھیک ہے انگوٹھا لگا دو, انگوٹھے چھاپ ٹیچر بھرتی ہوئے. لیکن اس کے باوجود کراچی میں یہ ہوا جتنی پولیٹیکل گورنمنٹس آئی بشمول ہماری گورنمنٹ اس نے اس چیز کو ٹھیک نہیں کیا, بلکہ اور اس میں مزید اضافہ کیا ایسا محسوس ہوتا ہے. کیونکہ سر ہم نے بھی جب پڑھا پرائیویٹ اسکولز میں پڑھا ہم نے, لیکن ہمارے جو ٹیچرز تھے وہ سرکاری اسکول میں ہی پڑھاتے تھے. اگر دن میں ہمیں پڑھاتے ہیں تو دوپہر میں جو ہے وہ کسی سرکاری اسکول میں پڑھاتے تھے, وہ بیسٹ ٹیچر ہوا کرتے تھے. لیکن آج ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ بیسٹ ٹیچر سرکاری اسکول میں پڑھا رہے ہیں. پھر مظہر الحق صاحب بھی منسٹر رہے, اور ان کے دور میں بھی جو ہے وہ یہ بات وہ ٹیچرز جو 2008 کے بعد پیپلز پارٹی گورنمنٹ کے بعد ایک بھی ٹیچر پولیٹیکل بنیادوں پہ بھرتی نہیں ہوا. اچھا, اب یہ اپوائنٹ نہیں ہوا ہے, وہ سارے انٹرنس کے تھرو آئے, ٹیسٹنگ سسٹم کے تھرو آئے. اس سے پہلے کا جو ایکسس بیگیج پڑا ہوا ہے ہمارے پاس وہ ابھی تک موجود ہے, 90s کے موجود ہیں ٹیچر. ٹھیک ہے سر, کیونکہ آج ہم پرائیویٹ اسکولز پہ بات کرنی ہے ہمیں, تو جو پرائیویٹ اسکول کا جو کنٹریبیوشن ہے, کیونکہ سرکاری اسکولوں کو حال آپ نے بھی خود ہی بتا دیا جو رہا ہے, وہ کہ بجٹ کم نہیں ہے, اچھا خاصا خرچ ہے. اگر یہ اس بجٹ کو میں ایک بچے پہ ڈالوں, کیونکہ اصل میں تو یہ ساری تعلیم اور سارا بجٹ بچے کے لیے ہے نا, کہ بچے پڑھ جائیں ہمارے صوبے کے, تو ایک بچے پہ ڈالوں تو 22 سے 25 ہزار روپے ایک بچے پہ آتا ہے. آج ہم پرائیویٹ اسکولوں پہ تو کہتے ہیں کہ وہ 22,000 25,000 روپے فیس دے رہے ہیں, لیکن جو سرکاری خرچ ہو رہا ہے اس کے بعد وہ ایک بچہ وہ بھی 22,000 25,000 روپے پڑھ رہا ہے جب پڑھائی نہیں ہو رہی. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پھر میں آپ کے کمنٹس جاؤں گا کہ پرائیویٹ اسکول کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے, کہ 12 ملین چلڈرن جو ہے اس صوبے کے ہیں, ہم پرائمری سیکشن کی بات کریں گے, اس میں سے 6.7 ملین آر آؤٹ آف اسکول, وہ جا ہی نہیں رہے بچے. یہ فگر نہیں ہے, اس پہ بعد میں آتے ہیں, یہ آتھینٹک نہیں. اچھا ٹھیک ہے, 52% آف دیز آؤٹ آف مثلا گرلز ہیں ان میں سے جو ہیں, 47 آف گورنمنٹ پرائمری اسکول جو ایسے ہیں کہ جس میں صرف وہاں ایک ٹیچر موجود ہے.
ہو سکتا ہے یہ بھی بات درست نہ ہو. 50% آف چلڈرن جو ہیں جو پرائمری سیکشن میں انرول ہوتے ہیں ان میں سے وہ پرائمری سیکشن پاس کرتے کرتے اسکول چھوڑ دیتے ہیں, یعنی ڈراپ آؤٹ ریشو جو ہے 50% کا ڈراپ آؤٹ ریشو موجود ہے. 27% آف گورنمنٹ پرائمری اسکول ان سندھ جو ہیں وہ ایک کلاس کے اندر ورکنگ کر رہے ہیں, جس کا آپ نے بھی بتایا کہ کلاس تک محدود ہیں, اور آپ نے حالتیں دیکھی بھی ہوں گی جب وزٹ کیے ہوں گے مختلف علاقوں میں. 70% آف گورنمنٹ پرائمری اسکول بلڈنگس اور جو ہے وہ بہت ہی پیتھیٹک کنڈیشنز کے اندر ہیں, 75% کا اس میں ریشو آیا ہے. 66% آف اسکول ان سندھ اور وداؤٹ الیکٹریسٹی, وہاں پہ الیکٹریسٹی کی فقدان موجود ہے. 53% آف اسکول اس میں 53% آف اسکول کے اندر پینے کا صاف پانی جو ہے وہ بچے اور پیرنٹس کے لیے موجود نہیں ہے. 49% آف اسکول جو ہے ایسے ہیں جن میں ٹوائلٹس کا نظام بہتر انداز میں موجود نہیں ہے یا ہے ہی نہیں, اور 44% آف اسکول ایسے ہیں 44% جن کی باؤنڈری نہیں ہے. تو اگر یہ سرکاری اسکولوں کا حال ہے صوبہ سندھ میں, اور اگر کمپیریزن کریں تو ہم پنجاب, کے پی کے اور بلوچستان کے بعد جو ہے سندھ کا نمبر آتا ہے, وہاں اور فاٹا کہیں ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو رول تھا پرائیویٹ سیکٹر کا, پرائیویٹ اسکول کا, چاہے وہ چھوٹا پرائیویٹ اسکول ہو چاہے بہت بڑا پرائیویٹ اسکول ہو, اس نے یہ رول بڑا امپورٹنٹ جو ہے نبھایا ہے, ادروائز وہ بچے کہاں جاتے پڑھنے کے لیے؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, پرائیویٹ سیکٹر کو ہم کسی بھی صورت میں اگنور نہیں کر سکتے, مگر سوال یہ ہے کہ اس کے کچھ ریگولیشنز ہیں جو پیپل فرینڈلی ہونی چاہیے, ان کی اپروچز پیپل فرینڈلی ہو, کہ کم از کم یہ جو ریز ہے, جو آرڈیننس آیا 2001 میں, سندھ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز آرڈیننس 2001, پھر وہ امینڈ ہوا 2003 میں, اور اس کے رولز بنے 2005 میں, ٹھیک ہے. اس میں جو کچھ بھی لا اسمبلی نے پاس کیا ہے, اور اسمبلی اس کے بعد ان کو انڈورس کیا ہے مسلسل, تو اس میں جو بھی ایکٹ میں چیزیں شامل ہیں, ہم کہتے ہیں کہ اس کے فریم ورک میں رہ کے پرائیویٹ اسکولز کو آپریٹ کرنا چاہیے, ہمارا کوئی ان کے ساتھ ٹھیک ہے. ہم اسی پہ بات کریں گے, اور ایک آواز جو ہے پیرنٹس کی جانب سے ہے اور ایک آواز جو ہے پرائیویٹ اسکول کی جانب سے ہے. اس وقت ایک بڑا ایشو جو ہے چل رہا ہے, اور وہ ہے 5% فیسز کے حوالے سے کہ اینول کتنا پرسنٹ فیس بڑھانی چاہیے, اور فوکس ہو کے اسی سبجیکٹ پہ آئیں گے. بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. سوال ہے پاکستان کا. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا, سوال ہے ہمارے بچوں کے مستقبل کا, اور اس وقت پیرنٹس کی جانب سے ایک بڑا سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اسکول جو ہے وہ ہر سال کتنے % اپنی فیس کو بڑھائیں. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ بھائی وہ فیس کتنی رکھیں, وہ اسٹرکچر جو اپنا اپروو کروا رہے ہیں گورنمنٹ سے, اس کے حساب سے کیا جو فیس رکھی ہے اس معیار کا اسکول بھی موجود ہے یا نہیں. پیرنٹس کی کیا وائس ہے, اس طرف ہم ڈائریکٹ بڑھتے ہیں. حمود صاحب آپ کی طرف ہم آتے ہیں, فرمائیے یہ جو ڈیسیشن آیا ہے 3 سپتمبر کو, یہ ڈیسیشن کیا ہے اور یہ ڈیسیشن کیوں آیا ہے, اس کے لیے کیا محنت ہوئی ہے, کیا آپ کی آواز ہے؟ بہت شکریہ رضوان, ہم سب کو پیرنٹس کو اس پروگرام میں موقع دینے کا کہ ہم اپنی بات منسٹر صاحب کے سامنے اور دوسرے حضرات کے سامنے رکھ سکیں. 3 ستمبر کو جو فیصلہ ہے یہ کوئی 8 پٹیشنز تھیں جن میں یہ فیصلہ آیا ہے, اور اس میں یہ لارجر بینچ کا فیصلہ تھا. اس سے پہلے ایک 5 مارچ کو بھی فیصلہ آیا تھا. لارجر بینچ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ جس آرڈیننس کی بات ابھی منسٹر صاحب نے کی ہے اس کے تحت جو رولز فریم ہوئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں 7(3) رول ہے, جو یہ کہتا ہے کہ 5% سے زیادہ اسکول فیس نہیں بڑھا سکتا provided they have obtained the approval from the Directorate of Education. مطلب یہ ہوا کہ اگر 1 روپیہ بھی اس کو بڑھانا ہے, 5% تو اپر کیپ ہے, اگر اس کو 1 روپیہ بھی بڑھانا ہے تو اس کو ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن سے اپروول لینا لازمی ہے, ادروائز وہ 1 روپیہ بھی نہیں بڑھا سکتا. اور وہ اپروول بھی وہ 3 سال بعد ہی لے سکتا ہے. نہیں, وہ 5% اپروو کراتے ہیں. 5% وہ اینولی انکریز کر سکتے ہیں provided they have obtained the approval, اور 3 سال کے بعد وہ ایک انسپیکشن کے تھرو بیس فی کو چینج کرا سکتے ہیں جب اپنی ریکویسٹ داخل کر کے ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن کے پاس. افسوس کی بات یہ ہے کہ اس پہ پچھلے 2005 سے جب سے یہ رولز آئے ہیں آج تک عمل نہیں ہو رہا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس آرڈر میں آپ نے پوچھا اور کیا ہے, اس آرڈر میں یہ بھی ہے کہ جس اسکول نے بھی آخری اپروول حاصل کیا ہے, میں پٹیشنر ہوں ویری فرسٹ پٹیشن کا جو پیرنٹس کی طرف سے فائل ہوئی, اور جس اسکول کو اس میں پارٹی بنایا گیا تھا ہماری اطلاع کے مطابق 2013 کے بعد سے ان کے پاس اپروول نہیں ہے, 2013 کے بعد سے. تو اس آرڈر کے مطابق وہ اسکول جو 2013 میں انہوں نے اپروول حاصل کیا تھا آج تک وہ اسی فیس لینے کے مجاز ہیں, اس پر 1 روپیہ نہیں لے سکتے, جبکہ وہ ہر سال
20% तक फीस बढ़ाते रहे, पिछले 2 सालों में प्रेशर पड़ने पे वो 10% पर आए हैं। तो वो तमाम फीस जो उन्होंने जायद ली है 2013 से, वो कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि तमाम पेरेंट्स को जिससे जितने पैसे ज्यादा लिए हैं वो रिफंड किए जाएं। ठीक है, ये तो ऑर्डर के हवाले से हो गया। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा और ख्वाहिश भी इज़हार करना चाहूँगा कि आपके पास एजुकेशन की भी मिनिस्ट्री है और कल्चर की भी मिनिस्ट्री है, तो ये तमाम पेरेंट्स ये देखना चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स में भी और प्राइवेट डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में भी आप कानून पे अमल दरामद कराने का कल्चर कब मुतारिफ करवा दें। ठीक है। मैंने कल शाम को डिटेल 3.5 घंटे इन अमलदारों के साथ जो प्राइवेट स्कूल्स को देखते हैं, डायरेक्टर जनरल, रजिस्ट्रार, डायरेक्टर, सेक्रेटरीज, उनके साथ मीटिंग की है। मैं डेफिनेटली लॉ पढ़ के उनके साथ बैठा था। ये सवाल आप मुझसे कर रहे हैं, मैंने सवाल उनसे किए कि आपने आज तक इन पे अमल दरामद क्यों नहीं करवाया। उन्होंने कहा सी जो छोटी छोटी स्कूल्स हैं जो मिडिल क्लास के बच्चों को कैटर करती हैं, वो तो उनको हम ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ बड़ी माफियाज बैठी हुई हैं, उनके हमारे बस नहीं है, कहीं से फोन आ जाता है कि भाई खबरदार वहां गए, मैं गरीब सा बंदा हूँ, मेरी इतना दम नहीं है कि मैं उनमें हाथ डालूं। मैंने कहा कि भाई देखें, अब मैं बैठा हुआ ना, जो प्रेशर आएगा मेरे ऊपर आएगा, आज से नया स्टार्ट करना है हमें। मैं जवाबदार उन बच्चों के पेरेंट्स के सामने हूं, मैं जवाबदार उनके सामने नहीं हूं जो उनका ओनर है। और डेफिनेटली वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है, दे आर नॉट फिलैंथ्रोपिस्ट। वो कोई वेलफेयर नहीं कर रहे, स्कूल्स वो कमाने के लिए उन्हें खोले हुए हैं। आज से ना आपको कमाना है ना मुझे कमाना है, मेरी जेब में एजुकेशन का 1 रुपया भी मुझे हराम है, मुझे नहीं चाहिए इसका। मैं बच्चों का आज पैसा खा के अपनी बच्ची का मुस्तकबिल ठीक नहीं कर सकता। ठीक है, इसको बिल्कुल ये जरा थोड़ा सा और इसको और वाज़ेह करते हैं फैसल साहब। मैं इस ऑर्डर पे ही जरा आपसे और डिटेल जानना चाहूंगा कि अब ये बात हो रही है और ये कानून में गुंजाइश मौजूद है कि अगर हाईकोर्ट की जानिब से अगर एक फैसला आया है 5% का की बढ़ा सकते हैं, तो उसमें ये बात आ रही है कि भाई स्कूल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और वहां जाके अपना केस पेश करेंगे, और वो केस क्या है वो भी हम सुनेंगे, स्कूल का क्या मौक़िफ़ है, स्कूल मालकान यहाँ हमारे दरमियान मौजूद है, तो उनकी तरफ भी हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप फरमाइए। बहुत शुक्रिया, ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम है, थैंक यू वेरी मच सर कि आप आए सरदार साहब, और जो आपने इनिशियल स्टेटमेंट दिया उससे हमारा दिल तो बहुत बड़ा हो गया, और हम उम्मीद करते हैं कि सिंध गवर्नमेंट और आपकी मिनिस्ट्री इसको इम्प्लीमेंट कराएगी जैसे आप अर्ज कर रहे थे। कमिंग बैक टू जो आपका सवाल है, सुप्रीम कोर्ट जब जाएंगे तो ये तो 20th स्टेप हो गया। हम अभी ग्रेड यानी आप समझे फर्स्ट स्टेप से हम 19 स्टेप तक तो पहुंच चुके हैं इस पिछले 3 साल के अंदर जब ये कोर्ट के अंदर मैटर गया था। सो अब ये आखिरी स्टेप रह गया सुप्रीम कोर्ट का, वो परसों जाएंगे, 10 दिन के बाद जाएंगे, 20 दिन के बाद जाएंगे, दैट्स देयर चॉइस। लेकिन आज जो फैसला मौजूद है वो तो मन वन एक्सेप्ट करना चाहिए उनको। स्कूल से डिलेइंग टैक्टिक्स, सरदार साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट जो पुट अप करना चाह रहा हूँ, स्कूल डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहा है। अब उन डिलेइंग टैक्टिक्स में क्या है, उनके पास डेफिनेटली, जैसे हम साहब ने अर्ज किया, डेफिनेटली उनके पास अप्रूव स्ट्रक्चर्स नहीं है। यहाँ बहुत से स्कूल मौजूद पास होंगे, वो एजुकेशनिस्ट हैं, बट दो पीपल आर नॉट एजुकेशनिस्ट। सर हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एजुकेशनिस्ट में और कैपिटलिस्ट में। कोर्ट ने बड़ा क्लियर स्टेटमेंट दिया है, जो क्या लॉक लगाने के ऊपर बात की, स्टेट नहीं रोक सकता आपको बिजनेस करने के लिए। आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, बिजनेस में बिस्मिल्लाह, लेकिन प्रॉफिटेरिंग नहीं कर सकते आप। मैंने कहा कि आप एक एडवाइजरी कमेटी या आप उसको रेगुलेटरी कमेटी बनाएं, उसमें मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता। डायरेक्टर जनरल बैठा हुआ, कल गया, किसी को नोटिस दिया और 2-4 उसको दबा दिए और साफ लौट के वहां से बैठ गया। आई नॉट ट्रस्ट दैट। मैं सोसाइटी के इंटरवेंशन चाहता हूँ। जब तक सोसाइटी इन्वॉल्व नहीं होगी, ना पब्लिक सेक्टर ठीक हो सकता है, ना प्राइवेट सेक्टर ठीक हो सकता है। वो लाभ वाला उनको रिटर्न बैक करने के लिए, उनको पे बैक करने के लिए सोसाइटी को कुछ भी है, पैसा घूम के, पूरी का पैसा घूम के फिर से उनको डिलीवर करना है किसी में। अभी बात ये हुई कि बहुत सारी स्कूल तो करने के लिए तैयार, कुछ स्कूल उन्होंने कहा कि हम जाएंगे रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि वो 3 महीने का ऑर्डर में कहा कि 3 महीने के अंदर अंदर आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैंने उनको ये कहा कि आप उनको एक लेटर लिखिएगा, शायद आज या उनके पास मंडे को लेटर चल रहे हैं कि हाईकोर्ट का ऑर्डर अभी तक आया है, कोई हमें मिला, वो 3 महीने किया, आपको उस दिन से स्टार्ट करना है, इम्प्लीमेंट करना। आपने उसमें हाईकोर्ट के ऑर्डर में क्लियर लिखा हुआ है
अब एडजस्ट ये है कि वो बच्चा वहीं बैठेगा, फील का स्लैब कम होगा, वो फिर एडजस्ट करने का जो भी एडजस्टमेंट है। तो मैंने कहा उनको खत लेटर लिखिएगा कि अपडेट क्या है, आपने एडजस्टमेंट और रिफंड के हवाले से क्या क्या कब आती है और कितने लोगों का कितनी स्कूल क्या चाहिए, ये तो जाएगा। उन्होंने कहा सर अगर नहीं कोई मानते तो क्या करें? मैंने कहा मैं बैठा हुआ हूं, मैं आपके सामने अभी प्रोग्राम में कमिटमेंट करता हूं कि कोई भी सिटी फाउंडेशन की स्कूल हो, कोई भी स्कूल हो, वो अपनी रजिस्ट्रेशन कैंसिल समझे। अगर अनरजिस्टर्ड ऐसा कभी तारीख में हुआ नहीं है, ऐसा तारीख में कभी हुआ नहीं है, क्योंकि जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं वो तो बेचारे सरकारी लोगों को अंदर भी नहीं घुसने देते, रिसेप्शन से बाहर अंदर नहीं आने देते, और रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना या स्कूल बंद करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। लेकिन मीडिया के सामने बात कर रहा हूँ। हाँ, जी जी जी, इसी ऑर्डिनेंस में जिसके तहत हम ये सारी बातें कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकती है और पीनलाइज भी हो सकते हैं और जेल भी भेजे जा सकते हैं। जब इस मुल्क में एक वजीर आजम जेल जा सकता है नाअहल होकर के, कि तो स्कूल का ऑनर क्यों नहीं जा सकता है? जा सकता है। अच्छा, बात ये है कि स्कूल ऑनर भी बहुत सारे यहाँ बैठे हुए हैं सर, वो अभी एक तरफ की बात सामने आई है और पेरेंट्स की बात जो है वो सामने आई है कि, और उस पे मिनिस्टर साहब ने काफी जो है सपोर्ट किया है आपको इस हवाले से। स्कूल्स का क्या मौक़िफ़ है, स्कूल ऑनर्स का क्या मौक़िफ़ है, ये जानना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए ब्रेक के बाद स्कूल ऑनर्स की तरफ बढ़ेंगे। हमारे साथ रहेगा सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, इसलिए आज बात हो रही है स्कूल एजुकेशन के हवाले से और स्कूल फी के हवाले से कि एनुअल फी जो है वो क्या स्कूल मालकान जो हैं वो तैयार हैं। जो ऑर्डर आया है, जो फैसला आया हाईकोर्ट की जानिब से 3 सितंबर को, वैसे तो इसमें अब 3 महीने की मोहलत मौजूद है और मिनिस्टर साहब ने कहा कि भाई वो जब आप जाएंगे सो जाएंगे आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ, लेकिन अभी तो फैसला आ गया, इसको आप फौरन जो है माने। इस फैसला आने के बाद जो स्कूल्स हैं उनके वॉचर्स आए सामने कि भाई और ये एक ऐसा मौका होता है अगस्त सितंबर का जब नया सेशन स्टार्ट हो रहा होता है और इसमें लाजमी फीस चेंज होती है हर स्कूल की, चाहे वो 1% हो, चाहे 5% हो, चाहे 10 हो, चाहे 20% हो। ज्यादा बड़ा मसला उन स्कूलों का है जिनकी 15,000 से ज्यादा फीस है, जिन स्कूलों की 15,000 से ज्यादा फीस है। और डॉक्टर अकबर यज़दानी साहब, आप मैं समझता हूं कि उन्हीं की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो वो स्कूल के जो 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 ले रहे हैं और उसके बाद भी उन्होंने जो है वो 20%, 25% ऑलरेडी बढ़ा दिए अभी जो नए वॉचर्स आए, तो क्या वो तैयार हैं अपने कि वो वापस अपने वॉचर्स करें और 5% पे आए? देखिए, सबसे पहले तो नुमाइंदगी ज़्यादा मैं उनके मौक़िफ़ की तरफ बयान कर देता हूँ। पहला इशू ये है कि जितने भी स्कूल्स हैं जो भी प्राइवेट स्कूल के एम्बिट में काम कर रहे हैं, एक अदालत का फैसला आया 5% का, ठीक, और एक अदालत ने उस फैसले के अंदर जो मैंने पढ़ा है कि उन्होंने, जैसे आपने कहा कि 90 दिन का वक्त दिया और उन्होंने कहा 90 दिन में या तो पैसे रिफंड कर दें या एडजस्ट कर दें। तो वो इम्प्लीमेंटेशन बेशक आज से हो गई है, मगर उनके बाद 90 डेज का टाइम है इधर टू रिफंड और एडजस्ट। तो आज चेक काट के सबको देने नहीं शुरू कर देंगे और कल सुबह फीस काटने नहीं शुरू कर देंगे। जब हम ऑफ बात कर रहे थे कैमरा, अभी थोड़ी देर पहले जब प्रोग्राम शुरू होने वाला था, माई प्रॉब्लम इज कि स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल टू इम्प्लीमेंट द लॉ एंड द ऑर्डर्स बाय द कोर्ट, ठीक है। सो पहली बात तो ये कि मेरा नहीं ख्याल, जो आपने पूछा था एक सवाल कीजिए, पेरेंट्स एहतजाज, मुझे लगता है कि जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए एहतजाज की, ये स्टेट का काम है टू इम्प्लीमेंट द लॉ ऑफ द लैंड और कोर्ट के फैसलों को मनवान अप्लाई करना उनका काम है। नहीं, स्टेट का तो काम है, लेकिन स्कूल्स का भी तो काम है ना, अगर एक फैसला है तो उस पर वो अमल करें। देखिए, वो तो करेंगे और करना चाहिए, हर इंसान को, वरना कंटेम्प्ट के अंदर होंगे, हर आदमी को करना चाहिए, सिग्नल पे भी रुकना चाहिए, नहीं रुक रहे तो गलत करें वगैरह वगैरह वगैरह। दूसरी बात यह है कि अभी आपने शुरू में प्रोग्राम की एक बात, मिनिस्टर साहब की कुछ जबरदस्त बात थी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने आपके सवाल के जवाब में कहा मैं ऐसा कोई वादा नहीं करूंगा जो कि इम्प्लीमेंटेबल ना हो या मैं पूरा ना कर सकूं। तो जाहिर है एजुकेशन एक ऐसा एरिया है जिसमें कम से कम 10 से 15 साल चाहिए आपको कुछ फर्क नजर आने के लिए, कम से कम 10 से 15 साल। अगर आज शुरू हो जाए काम, 22,000 रुपया स्टेट आपके बकौल खर्चती है फी बच्चा और उसके उसको एजुकेशन नहीं मिलती। अगर लोग टैक्स दे रहे हैं सिक्योरिटी के लिए, लोग टैक्स दे रहे हैं पानी के लिए, लोग टैक्स दे रहे हैं हेल्थ के लिए, लोग टैक्स पे करें एजुकेशन के लिए, अगर उनको हेल्थ, सिक्योरिटी, एजुकेशन, साफ पीने का पानी नहीं मिल रहा, तो
वो टैक्स उनको या तो वापस करना चाहिए या उनकी फीसें स्टेट अदा कर दे, जो दुनिया भर में तरीका। भाई अगर आप 22,000 रुपए फी बच्चा खर्च ही रहे हैं और आपका ख्याल है स्कूल की फीस जो है वो 20, 15, 22,000 रुपए, तो स्टेट शुड पे एंड देयर इज द इजी वे ना कि एक यानी मकसद आप ये कह रहे हैं कि जो स्कूल्स हैं, ये खासतौर पे ये सारे स्कूल जो टॉप स्कूल्स हैं फीस के लिहाज से, पढ़ाई के लिहाज से नहीं कहूँगा, तो वो अगर पेरेंट्स ना दें तो वो हुकूमत से चाहते हैं कि वो फीस आपको मिल जाए, यानी आपकी फीस कम ना हो, चाहे बच्चे ना दें, वो गवर्नमेंट दे रहे हैं। दैट इज नॉट द इशू। फी कम करना या ज्यादा करना इज अ सेकेंडरी थिंग, उस पर मैं भी आऊंगा अभी आपके साथ। मैं उसी पे आ जाए सर, उसी पे आ जाए। मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं कह रहा हूं देखें, अगर मैं टैक्स पे कर रहा हूं और मुझे उस टैक्स का रिटर्न नहीं मिल रहा तो somebody is going to compensate me ना। हमें हमूद साहब के बच्चे, मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं स्कूल में, so I need to be compensated, who's going to compensate me? ठीक है। दूसरी बात ये कि स्कूल की फी की स्ट्रक्चर की बात की आपने, आप कहते हैं 5% फी कोर्ट ने अलाउ की, और अब ज़ाहिर कोर्ट का क्योंकि फैसला आ गया उस पर थोड़ी सी कमेंट्री हो सकती है। मैं कहता हूँ why 5%? Why even 5%? Why not 2%? Why not 1%? Why not 0? There has to be some logic to any percentage. कोई लॉजिक होना चाहिए ना। आप 5% किस हिसाब से अलाउ कर रहे हैं, 7% क्यों कर रहे हैं, 3% क्यों कर रहे हैं? There has to be a framework. देखिए गवर्नमेंट का काम ये है, why did courts take cognizance of this matter? Because स्टेट ने नहीं लिया। अगर स्टेट ने फैसला कर दिया होता और हाथ अपने कंट्रोल में लेने चाहिए, और अब सरदार साहब जैसे लोग आए हैं तो इंशाल्लाह जरूर ये प्रोएक्टिव होगी स्टेट। अदालत में हम कब जाते हैं? जब देयर इज अ डिस्प्यूट। डिस्प्यूट आए क्यों? जब स्टेट मौजूद है, रियासत मौजूद है, हुकूमतें काम कर रही हैं और जमहूरी हमें थर्ड गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक चेंज है, सो व्हाई डज द मिसाल तौर पे आपकी बात तो कुछ इस तरह होनी चाहिए ना कि हमारे इतने एक्सपेंडिचर हैं, हमारे ये हम फैसिलिटीज दे रहे हैं, ये हमारा तालीमी मेयार है, ये हम पता नहीं क्या बच्चों को निकाल रहे हैं वहां से, तो इसके इसलिए हम तो भाई हर साल जो है वो 20% बढ़ाएंगे। देखिए पहली बात तो ये हम 5% पे हम हमारे लिए फिजिबल नहीं है, हमारे बजट के हिसाब से। नहीं ऐसा देखिए, ये क्लियर बात आनी चाहिए ना। जस्टिफाई होना, यू हैव टू जस्टिफाई ना। नहीं आप जस्टिफाई तो उस 20% को या 30% वो करे ना जो पढ़ाया जा रहा है। नहीं पहली बात तो 20-30% मुझे नहीं लगता कि किसी ने, मेरे बच्चा भी स्कूल में पढ़ा है, मेरे तो बच्चे की स्कूल फी में मैंने आज तक 20% का इजाफा नहीं देखा। हाँ आप ये जरूर हो सकता है कि क्लास 9 से कोई क्लास 10 में चले जाए तो क्लास बाय क्लास अगर कंपैरिजन करें तो आप करेंगे पिछले साल क्लास 10 की फीस क्या थी, इस साल क्लास 10 की फीस क्या है, पिछले साल 9th की फीस क्या थी, इस साल 9th की फीस क्या है। आई ऑनेस्टली टेलिंग यू, मैं तो इस पूरे फियास्को के बाद अपने बच्चे की शादी मैंने फी वाउचर्स रखे और मैंने एक्चुअली 2 बेटे मेरे जा रहे हैं, मैंने कंपैरिजन किया ईयर बाय ईयर, क्लास बाय क्लास, और मुझे तो नहीं लगा कि 10-20-25% हो सकता है कुछ लोग बढ़ा रहे हो। बट देखिए बहुत सारे ऐसे स्कूल, कितना देखा आपने? लिटरली 5 या 6% था मेरे बच्चे के। आपके नाम नेम द स्कूल, should I name the school? जी जी प्लीज आप दे सकते हैं। फ्रोबेल्स, मेरे बच्चे फ्रोबेल में जा रहे हैं बच्चे। अच्छा नहीं मेरे बच्चे का मैंने कैलकुलेट किया 6%। अच्छा ठीक है, हम आपकी तरफ वापस आएंगे क्योंकि हमें कोई क्लियर ऐसा जवाब मिल नहीं सका है अभी डॉक्टर साहब आपकी जानिब से। आपने एक इंटेलेक्चुअल बातें जरूर की हैं जो बड़ी अच्छी हैं, लेकिन जो मौक़िफ़ था वो नहीं आ पाया अभी तक, और हमारे सामने स्कूल मालिकान मौजूद है, इनको माइक देंगे, इनसे मौक़िफ़ हम लेंगे जरूर। जमील यूसुफ साहब आप फरमाइए कि आप पिछले गवर्नमेंट में आप कमेटी में भी रहे कि जिसने बात की, एक कमेटी बनाई कि इस इशू के ऊपर जो है, और उसमें आपने बहुत सी तजावीज़ भी दी इस मसले को हल करने के लिए, तो आपके नज़दीक जो है वो इस मसले का हल है क्या? देखिए एक चीज़ मैं पहले क्लैरिफाई करूँ, जैसे आपने कहा कि सम ऑफ देम आर एजुकेशनिस्ट, ये डिवाइड 2005 से चले आ रहा है जो मेस हुआ है। जो हाईली कमर्शलाइज स्कूल्स है उन्हें कोर्ट में जाके स्टे ले लिया अगेंस्ट डायरेक्टरेट की इंस्पेक्शन, डायरेक्टरेट का फीस, दे वेंट टू कोर्ट फ्रॉम दैट टाइम, एंड द डिवाइड उस वक्त से शुरू हुआ है कि एक प्रोलॉन्ग चलता रहा। सम फॉर्म और द अदर some school has gone to the high courts and taken interventions, this thing and all that. और आप अभी तक ये बाइफरकेट नहीं कर सके जो एक्चुअल एजुकेशन दे रहे हैं वो ट्रस्ट स्कूल्स, जो ये हाई फ्लाई स्कूल्स के बिगेस्ट कॉम्पिटिटर्स कौन है? दे आर द ट्रस्ट स्कूल्स। ठीक, लोअर मीडियम स्कूल्स जो हैं आपके नाजाबाद, गुलशन, दे आर वो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं टू अ मैसिव मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो प्राइवेट एजुकेशन को एक्सेस कर रहे हैं। एक वो ब्रैकेट है, एक ट्रस्ट स्कूल्स है, सेंट जोसेफ, सेंट पैट्स, मामा पारसी, बीवीएस, हबीब स्कूल,
जिनका वाकई 70 साल भी बाद भी एक बड़ा मुनासिब फीस स्ट्रक्चर है। ये फीस स्ट्रक्चर जो है आपका 2005-2007 से कोलैप्स होना शुरू हुआ, ठीक है, और अनलिमिटेड गया। बाद में जो केसेस चले वो इंटरवेंशन नहीं हुआ। ये क्राइसिस जो शुरू हुआ है, ज्यादा जो हंगामा हुआ, वो एक दो प्राइवेट स्कूल्स ने 12,000-14,000 की फीस से सीधा 26,000 कर दिया, और उनको कोई रिमोर्स भी नहीं था कि क्यों किया 26,000। उनका एग्जाम्पल था कि हमने एक बहुत अच्छा प्लॉट लिया। इतना डिफरेंस तो नहीं आया, मतलब ग्रेजुअली जरूर आया। No, in 1 year. In a 1 year तो नहीं आया कि 12 से 24,000 चले। In 1 year, this has happened. I don't want to name the school, but it has happened. अच्छा, कुछ In 1 year. एक दो स्कूल में ऐसा हो सकता है, बिल्कुल। वरना ग्रेजुअली जरूर आया है कि एक स्कूल की 5 साल पहले 12 थी तो आज चले 24 हो गई। रिजवान साहब, it has happened. ठीक है। The whole structure is collapsed from there, where the parents bear नहीं कर सके। जैसे आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, मैंने कहा you can't do it. ठीक, बिकॉज आप बच्चों को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। ये एक दफा बच्चा आपके स्कूल में है तो आप फीस स्ट्रक्चर को टोटली इरैशनल होकर इंक्रीज करते हैं, तो वो बेचारा किधर और जा भी नहीं सकता है। ठीक है, तो आप लिटरली वो आपका विक्टिम बन गया है। जो भी फीस स्ट्रक्चर हो जाए, उसने आपके स्कूल में पढ़ना है, तो इट हैज टू बी ए स्टेबल दिस थिंग। गवर्नमेंट टोटली कोलैप्स कर गई है टू गवर्नमेंट स्कूल्स, टोटल। मुझे ये समझ नहीं आता घोस्ट स्कूल कैसे हो सकता है, घोस्ट एम्प्लॉइज कैसे हो सकते हैं। ठीक, हाउ कैन एन इलिटरेट बी एम्प्लॉयड एज अ स्कूल टीचर, विच कोर्ट विल अलाउ इट। तो ये चीजें गवर्नमेंट का स्टैंड लेना चाहिए, हाउ टू फैसिलिटेट द डिफरेंट सेक्टर्स। ठीक है, बिकॉज जैसे पेरेंट्स बहुत बुरी तरह हिट हुए हैं 5% से, इसी तरह ट्रस्ट स्कूल्स बहुत हिट हुए हैं। कमर्शियलाइज स्कूल जिनकी 25,000 फीस है, ट्रस्ट स्कूल्स की आप देख लीजिए बिल्डिंग्स, BVS, मामा पासी, सेंट जोसेफ, बताइए किसी प्राइवेट स्कूल में है ऐसी बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स? ठीक है, कोई है कंपैरेटिव? आप अब जरा मुझे क्लियर करें ना सर, ये बात जरा मैं वाज़ेह तौर पे चाहता हूँ, फिगर्स आए। आप क्या चाहते हैं? ट्रस्ट स्कूल की एनुअल फी आपको 3 स्ट्रक्चर्स देखिए, मैं तो ये प्रोग्राम कर रहा हूँ पेरेंट्स के लिए और स्कूल मालकान के लिए, और फोकस होके मैं दोनों जगहों पे बिल्कुल हूँ। आपके ख्याल से ट्रस्ट स्कूल जो है सब्सिडाइज एजुकेशन देते हैं, जी हाँ, वो वैसे उनकी फीस कम है, तो वो भी लेकिन बढ़ाते हैं, बिकॉज उनको फीस इंक्रीज टीचर्स की नहीं देंगे सैलरी। अब मैं आपके ख्याल में ट्रस्ट टीचर छोड़ के जा रहे हैं, ट्रस्ट स्कूल की एनुअल जो हर साल जो फीस बढ़ाते हैं वो कितनी बढ़नी चाहिए, कितने परसेंट? इट शुड बी एटलीस्ट 8 to 10% मिनिमम, बिकॉज उनका फीस स्ट्रक्चर बड़ा लो है। ठीक है, आप देखिए मैक्सिमम है आई थिंक अबाउट 7,000 और समथिंग। ठीक है, उसका आप 10% करें तो 700 रुपए बढ़ा। ठीक है, आपने फीस स्ट्रक्चर अलाउ कर दिया 30,000, 35,000, 40,000, एडमिशन फीस 1.5 लाख रुपए, सिक्योरिटी डिपॉजिट 2.5 लाख रुपए, कोई कंट्रोल ही नहीं है। आपको एक सेक्टर को आर्ग्यू कर रहे हैं, आपको गवर्नमेंट को सारी चीजें देखना पड़ेगा, राइट फ्रॉम एडमिशन फी। यानी इसमें एक चीज ये है कि इसमें स्लैब की जो बात आती है कि जिन स्कूलों के 3,000 से कम है उनके लिए एक अलग परसेंटेज होनी चाहिए। जैसे आपने रिजवान शुरू में कहा, अब 5-6,000 का इट्स अ डिफरेंट स्लैब ऑल टुगेदर। ठीक है, ट्रस्ट स्कूल्स के बोर्ड खुद नहीं अलाउ करते हैं एक्सेसिव फी इंक्रीज। ठीक है, उनके वहां स्कॉलरशिप्स भी होते हैं कि जो लोग नहीं अफोर्ड करता है वो अप्लाई करते हैं, उनको स्कॉलरशिप भी मिल जाते हैं। तो एक्चुअली वो अकोमोडेट कर रहे हैं, और ऐसी कोई चीज कंप्लेन आए तो डायरेक्टरेट चेक कर सकता है। ठीक है, दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो ये है कि ये स्लैब की बात जो है, ये इस पर जरा हम ओपन करेंगे फोरम को, कि जिन स्कूलों की 3,000 फीस है या उससे कम है, उनका कितना परसेंटेज बढ़ना चाहिए उसूली तौर पे। जिनकी 5-6,000 तक की फीसेस हैं उसमें स्लैब सेकंड है, फिर 10,000 से स्लैब थर्ड है, देन 15,000 तक का, और फिर 15+ तक का। तो इस पर जो है ये स्कूल ऑनर्स जो है ये अपनी राय देंगे। हो क्या रहा है कि एक पेरेंट जो है जब स्कूल में एडमिशन करवाता है अपने बच्चे का, तो वो अपनी जेब को देख के जो है वो एडमिशन करवाता है कि जनाब मैं इतने पैसे जो है वो दे सकता हूं, मेरे 2 बच्चे 3 बच्चे मैं एडजस्ट कर लूंगा, मैं दे दूंगा। लेकिन जब जैसे ही सेशन कंप्लीट होता है, अगले सेशन में जब बच्चा जाता है और वो फीस बहुत ज्यादा जब बढ़ जाती है तो उसका बजट आउट हो जाता है, क्योंकि जिस हिसाब से, क्योंकि हर एक की जो सैलरी नहीं बढ़ रही होती उस हिसाब से, तो वो कैसे फीस देगा। तो इसलिए जो है पेरेंट्स ने आवाजें उठाई
اور یہ آوازیں جو ہے اس پروگرام کے اندر بھی گونج رہی ہیں, یہاں تک پہنچی ہیں. یہ جو سلیب کی بات ہے اور جو پرائیویٹ اسکولز میں خاص طور پہ ڈفرنٹ سلیب کے جو اسکول موجود ہیں جو ڈفرنٹ فیسز دے رہے ہیں, ان کا کیا موقف ہے؟ میرے سامنے اسکول آنرز بیٹھے ہیں, ان سے ہم بات کریں گے بریک کے بعد. سوال ہے پاکستان کا.